नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। न्यूज 18 इंडिया लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी सभी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। हम आपको बता दें, देश में 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक एक कोरोना पॉजिटिव मरीज 30 दिन में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। जी हां, 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है एक शख्स 3 दिन में, जिसके भीतर कोरोना वायरस के लक्षण हैं। ICMR के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों को सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, नहीं तो ये दूसरों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ये जो हमारी एक्सरसाइज है, इसका क्या महत्व है, तो जिसके बारे में एक स्टडी अभी रिसेंटली आई है, जिसमें ये कहा गया है कि जिस तरह से हम केस को मेजर करते हैं, तो एक इसमें कॉम्पोनेंट होता है R0। R0 का मतलब होता है कि एक बीमार आदमी कितने और लोगों को संक्रमित इन्फेक्ट कर सकता है। कोरोना वायरस के संबंध में इस एक्सरसाइज को, इसको R0 को अराउंड 1.5 से 4 के बीच में ICMR की स्टडी में पाया गया है। तो इस स्टडी ने इसको एग्जामिन करके बताया कि अगर मान लीजिए हम R0 को 2.5 माने, क्योंकि अभी इसके हर तरह से स्टडी चल रही है, तो अगर हम R0 को 2.5 मान के चलें, तो उस केस में एक आदमी अगर कोई भी लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो ना किया जाए, तो वह 30 दिन में करीब 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। और अगर हम लॉकडाउन या सोशल एक्सपोजर को 75% कम कर दें, तो वही एक इन्फेक्टेड पर्सन केवल 2.5 लोगों को ही इन्फेक्ट कर सकता है। तो मेरी आप लोगों के द्वारा ये फिर से अपील है कि हम लोगों के लिए जरूरी है कि जो एक प्रोसेस गवर्नमेंट स्थाई पे सब लोगों से रिक्वेस्ट की गई है, हम लॉकडाउन मेजर्स को, सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स को अपनाएं। हमें ये समझना चाहिए कि दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड। तो ICMR का ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। इसी पर हमारे संवाददाता रवि सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, ये चौंकाने के साथ साथ डराता भी है। कोरोना वायरस का एक पेशेंट, एक मरीज 30 दिन के अंदर 406 लोगों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। देखिए, इसीलिए बार बार केंद्र सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि लॉकडाउन को पूरी तरीके से फॉलो करना सबकी जिम्मेदारी है। सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको फॉलो करना सबकी जिम्मेदारी है, और कई राज्य सरकारों की तरफ से भी ये डिमांड की गई है और वहां से कहा गया है कि लॉकडाउन को इस समय बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि यही सबसे बड़ा कारगर उपाय है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। क्योंकि विदेशों में भी देखा गया है कि वहां पर कई देशों में लॉकडाउन हुआ, जहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित देश रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पे फॉलो किया गया और उसी को अपनाया जा रहा है भारत में, क्योंकि 21 दिन का सबसे पहले अनाउंसमेंट हुआ था। और इसीलिए भारत सरकार की तरफ से लगातार संकेत दिए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इसे बढ़ाया जाए लॉकडाउन, क्योंकि 14 तारीख है, 21 दिन पूरा हो जाएगा और राज्यों की तरफ से जो डिमांड की जा रही है। और अभी जैसा आप कह रहे हैं कि ICMR ने भी आंकड़ा देकर बहुत साफ कर दिया है कि कोरोना वायरस से लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग का कितना अहम रोल है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए देश भर में लागू 21 दिन का लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म होना है। लेकिन केंद्र सरकार के सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच ज्यादातर राज्यों और विशेषज्ञों ने लॉकडाउन बढ़ाने की सलाह दी है। खबर यह भी है कि केंद्र सरकार फिलहाल राज्यों से मिले सुझाव पर विचार कर रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के मुद्दे पर अंतिम फैसला खुद प्रधानमंत्री मोदी लेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन किया है। उन्होंने जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया। परिस्थिति देख के फैसला करेंगे। जनता की जिंदगी ज्यादा जरूरी है। लॉकडाउन सह लेंगे, अर्थव्यवस्था बाद में भी खड़ी कर लेंगे, लेकिन लोगों की जिंदगी चली गई तो वापस कैसे लाएंगे? अभी जो परिस्थिति मैं भोपाल में देख रहा हूं, इंदौर में देख रहा हूं, उसमें हमें सावधानी बहुत रखने की जरूरत है। और इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो इसको आगे भी बढ़ाएंगे। जनता की जिंदगी हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। परिस्थितियां देख के फैसला करेंगे। के बाद उसको खरीदा जाएगा। आप लोग अपनी पूरी फसल सरसों की और इन दिनों में जो सेंटर्स बनाए जाएंगे उनके ऊपर ला सकते हैं। उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन, उसके लिए कोई लिमिट नहीं रहेगी। पूरी की पूरी फसल आप ला सकते हैं। जो MSP है, इस पर
गवर्नमेंट जो है आपकी फसल खरीदेगी। हालांकि सरसों की फसल सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से प्रोक्योरमेंट नहीं होती, हरियाणा सरकार की ओर से। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे सरसों है चाहे गेहूँ तो हम सब खरीदते ही हैं प्रोक्योरमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की है। हरियाणा सरकार की ओर से सरसों का भी एक एक दाना फसल ये आपसे खरीदा जाएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। कोरोना को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें आपसे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा अपील के रूप में। जैसा अभी एक प्रावधान ऐसा किया गया है कि हर व्यक्ति अपनी दूरी बना करके रखे दूसरे व्यक्ति से कम 5 फुट 6 फुट की, वो हम बना करके रखते ही होंगे। हम अपने मास्क मुख के ऊपर एक कपड़े के मास्क जो आजकल अब मिलने लग गए हैं, बाज़ार में भी मिलते हैं, दवाई की दुकान पर भी मिलते हैं, अस्पताल में भी मिलते हैं, संस्थाओं में भी मिलते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके गांव में भी ये मास्क उपलब्ध कराए जाए, मंडियों में भी जब जहाँ पहुँचेंगे वहाँ भी ये मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। हर किसान अपने मुख पर मास्क लगा करके और उसको ढक करके रखे। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी लॉकडाउन बढ़ाए जाने का समर्थन किया है। उन्होंने कोरोना को हराने के लिए केंद्र सरकार का साथ देने का भरोसा दिया। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि हिमाचल की जनता कड़े फैसलों के लिए तैयार है। देखिए, जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं, ये हिमाचल में नहीं पूरे देश भर में बढ़ते जा रहे हैं, और उसमें हिमाचल प्रदेश में भी मामले पिछले 3 दिनों में बहुत बढ़े हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों की मनस्थिति बन गई है। अब लोग कहते हैं कोरोना वायरस से हमको बचना है और लोगों को बचाना है, जनता को बचाना है, समाज को बचाना है। और ऐसी परिस्थिति में जो भी कठोर निर्णय, कड़ा निर्णय सरकार लेना चाहती है लिया जाए और हम उसमें सहयोग देने के लिए तैयार है। मनस्थिति इस वक्त पूरे समाज की ये बनी है। राजस्थान सरकार ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन बढ़ाना होगा। उन्होंने लॉकडाउन के मुद्दे पर केंद्र के निर्देशों का पालन करने का भरोसा भी दिया। अलग अलग राज्यों की स्थिति अलग अलग बनी हुई है, तो सब राज्यों को सोचना पड़ेगा। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन होगी, आज भी हम केंद्र सरकार की गाइडलाइन, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री की हो, होम मिनिस्ट्री की हो या सरकार की हो, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। और साथ में हम लोग अपने सुझाव भी देते हैं। साथ में हम चाहेंगे कि राज्य सरकारें, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने लॉक आउट किया था देश के अंदर, उसी रूप में हम अपना फैसला खुद करें, जिससे कि हमारी स्थिति क्या, उसमें लोगों को तकलीफ भी नहीं हो। आज काम धंधे बंद पड़े, इंडस्ट्री बंद पड़ी है, सरकार की रेवेन्यू का लॉस सही है, तो लोग मजदूर कहाँ जाएंगे, उनकी मजदूरी का क्या होगा, लोग भूखे कैसे सोएंगे। तो तमाम बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है और हमने उसका मुकाबला अच्छे ढंग से किया है। हम चाहेंगे कि उसके बाद में जो स्थिति बने उसको इस रूप में खोला जाए जिस लोगों को तकलीफ भी नहीं हो और बार-बार लगाना भी नहीं पड़े। ये हमारी सोच है। गुजरात सरकार भी लॉकडाउन बढ़ाने के समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। राज्य के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने लॉकडाउन पर केंद्र सरकार के फैसले को मानने की बात कही है। भारत सरकार पूरी परिस्थिति को देखते हुए आगे क्या करना वो निर्णय करेगी। लॉकडाउन एक राज्य खत्म करे या एक राज्य बढ़ाए, उससे कोई फायदा नहीं है। पूरे देश को इसका अमल करना चाहिए, तभी उसका पूरा फायदा होगा। एक राज्य चालू रखे, एक राज्य बंद रखे, इसमें कोई मतलब नहीं है। तो भारत सरकार सब सोच के हम सबको जो परामर्श करेगी, देश के सभी राज्यों को, इस प्रकार सभी राज्य निर्णय करेंगे और गुजरात सरकार भी भारत सरकार जो मार्गदर्शन देगी उस प्रकार उसका अमल करेगी। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर लॉकडाउन का पालन करवाने गए पुलिस वालों पर हमला करने वाले 5 लोगों को पकड़ा गया है। एनएसए के तहत उन पर अब कार्रवाई आगे की जा रही है। दरअसल लॉकडाउन का पालन करवाने, सख्ती से उस पर अमल करने की हिदायत देने के लिए पुलिस इस पूरे इलाके में मौजूद थी। बताया जा रहा है कि भोपाल के तलैया थाने के इस्लामपुर नगर इलाके में पुलिस गई थी। जो लोग बाहर घूम रहे थे उन्हें समझाने के लिए, लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के लिए, लेकिन पुलिस वालों पर ही इस इलाके में हमला कर दिया गया है और सीएम ने भी इस पर संज्ञान लिया और अब आखिरकार एनएसए के तहत इन पर कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग कंट्रोल करने की ओर पूरी तरह इसको बढ़ चुके थे, लेकिन अचानक ये संख्या बढ़ी है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो पहले दिन ही इस बात को कहा था कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना, उसको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना
और उसकी बुनियादी सुविधाओं के लिए शासन स्तर पर पूरा प्रयास करना, प्रशासनिक मशीनरी उसके लिए पूरा कार्य करेगी। हम लोग उसी पर निरंतर कार्य कर रहे हैं और तबलीगी जमात से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उन सब को भी क्वारंटाइन में डाल करके उनके कांटेक्ट से जुड़े हुए लोगों को अब प्रयास किया जा रहा है कि हम उन्हें ले करके उन्हें भी क्वारंटाइन में डाल करके पूरे समाज को यानी कोरोना को स्प्रेड होने से रोक सकें। अब तक हम लोगों ने इस कोरोना से प्रदेश के अंदर 25 हमारे कोरोना पॉजिटिव अब तक ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में हमारे यहाँ जो आइसोलेशन वार्ड में भर्ती पेशेंट हैं इनकी संख्या अब तक 438 है। क्वारंटाइन वार्ड में जो अभी लोग हैं उनकी संख्या लगभग 4000 है। सर्विलांस में रखे गए जो लोग हैं जिन पर हमारी नज़र है ऐसी संख्या 61,500 से अधिक है। हमारे यहाँ जब कोरोना का पहला पेशेंट 3 मार्च को आया था तो उस समय प्रदेश के अंदर एक भी टेस्टिंग लैब नहीं थी। आज हमारे पास 10 टेस्टिंग लैब प्रदेश के अंदर संचालित हो रही हैं और इन सभी टेस्टिंग लैब के माध्यम से हम प्रतिदिन 1200 से 1500 के बीच में टेस्ट सफलतापूर्वक कर सकते हैं। यह व्यवस्था आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पाई है। जांच में जो अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर विभिन्न प्रकार के जो सैंपल लिए गए हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के परिणाम सामने आए हैं। हमारे पास अभी तक जो प्रदेश के अंदर आइसोलेशन बेड हैं ये भी हम लोग 6000 से अधिक आइसोलेशन बेड अपने पास यहाँ पर तैयार करके रखे हुए हैं। क्वारंटाइन बेड की संख्या भी लगभग 12,000 के आसपास हमारे पास मौजूदा समय में है। लेवल 1 के हमारे पास 75 हॉस्पिटल, हर जनपद में एक हॉस्पिटल को हम लोगों ने लेवल 1 का कोविड हॉस्पिटल के रूप में तैयार किया है। लेवल 2 के 51 हॉस्पिटल वर्तमान में हमारे पास प्रदेश के अंदर मौजूद हैं और लेवल 3 के भी 6 हॉस्पिटल हम लोग वर्तमान में तैयार कर चुके हैं। प्रदेश के अंदर वर्तमान में जो हमारे 75 जनपद हैं इनमें से 37 जनपद ऐसे हैं जिनमें एक न एक पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव का पेशेंट पाया गया है। ये हमारे प्रदेश की वर्तमान की स्थिति है। यद्यपि हम लोगों ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब दुनिया के अंदर पहले चाइना में फिर यूरोप के कई अन्य देशों में इस महामारी का प्रकोप देखने को मिला था तो हम लोगों ने यहाँ पे अलर्ट जारी किया था और हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी अलर्ट जारी करते हुए लोगों से इसके प्रति सावधानी बरतने के लिए कहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने होली के पहले ही सार्वजनिक स्थलों पर और किसी भी आयोजन में जमावड़ा होने से रोकने के लिए भी उस समय उन्होंने आह्वान किया था। होली मिलन के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर भी सभी कार्यक्रम स्थगित किए गए। इसके बाद फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ती गई और 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद हम लोगों को उन 16 जनपदों में उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट पाए गए थे या उनके संदिग्ध थे, ऐसे 16 जनपदों को पहले चरण में हमें लॉकडाउन के साथ जोड़ना पड़ा था। 23 से 25 तक वे जनपद लॉकडाउन के साथ थे और फिर 25 मार्च से ये 21 दिन का लॉकडाउन पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर चल रहा है। स्वाभाविक रूप से लॉकडाउन होगा तो इसका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।
ऐसे ही इन प्रभावों को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी और प्रदेश सरकार ने भी उन तबकों के लिए अपनी कुछ योजनाएं घोषित भी की। खासतौर पर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज है, 1,70,000 करोड़ रुपए का ये पैकेज अपने आप में एक बहुत बड़ा पैकेज था और आज़ादी के बाद का इतना बड़ा पैकेज पहली बार देखने को मिला है कि जब सरकार ने एक साथ इतने बड़े पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज में कोविड-19 में जो भी स्वास्थ्य कर्मी, जो भी स्वच्छता के कर्मी या अन्य जो भी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़ करके आइसोलेशन में, हॉस्पिटल में, क्वारंटाइन में उन लोगों की उपचार आदि की व्यवस्था करेंगे, उन सबको 50 लाख का बीमा कवर देने की व्यवस्था 30 जून तक के लिए व्यवस्था की गई है। तो ये व्यवस्था 50 लाख की व्यवस्था भारत सरकार ने इसमें की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कृषि जो किसान सम्मान योजना है, इस योजना में प्रत्येक किसान को 3 महीने तक 2,000 रुपये देने की व्यवस्था की है। इस मामले में प्रदेश के अंदर 2,34 लाख किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं और हम लोगों ने 2,34 लाख किसानों का पूरा डाटा फीड किया है। इसमें से हमारे प्रदेश के अंदर काफ़ी बड़ी संख्या में 1,57 लाख किसानों को अब तक 2,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में मिल गया, शेष प्रचलन में है, उनके खाते में आ रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में प्रदेश के अंदर उन सभी महिला लाभार्थियों को जिनके जनधन योजना में अकाउंट खुले थे 500 रुपये आगामी 3 महीने तक उन्हें प्राप्त होने हैं और प्रदेश के अंदर ऐसे अकाउंटधारी 3,26 लाख हैं। उन सब के अकाउंट में 500 रुपये प्रति माह देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और यह राशि उनके अकाउंट में जानी प्रारंभ हो गई है। उज्ज्वला योजना में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। योगी आदित्यनाथ जो इस वक्त सीधा संवाद करते हुए कह रहे हैं कि 4 दिन में मरीजों की संख्या यूपी में बढ़ी है, बावजूद तमाम कोशिशों के, क्योंकि तबलीगी जमात के जो सदस्य हैं उनकी वजह से ये मुश्किल सामने आई है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से जंग के लिए 5T प्लान तैयार किया है। इस 5T प्लान के मुताबिक दिल्ली में टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और मरीजों की ट्रैकिंग पर खास ध्यान दिया जाएगा। इस प्लान के तहत दिल्ली सरकार रोजाना 10,000 लोगों का रैपिड टेस्ट कराने जा रही है। दिल्ली सरकार की करीब 1 लाख लोगों का रैपिड टेस्ट कराने की योजना है। केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली सरकार 30,000 मरीजों के इलाज के लिए पूरी तरह तैयार है और इसके लिए जरूरत पड़ी तो निजी होटल्स के कमरे और धर्मशालाओं के कमरे भी सरकार अपने कब्जे में लेगी। 1 लाख लोगों के रैपिड टेस्ट के लिए हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है और शुक्रवार से हमें वो 1 लाख रैपिड टेस्ट कराने के लिए हमारे पास डिलीवरी चालू हो जाएगी। रैपिड टेस्ट आने के बाद जो हमारे हॉट स्पॉट्स हैं, जहां हमें लगता है कि कोरोना के पेशेंट थोड़े से ज़्यादा निकले, जैसे मरकज़ में निकले, मरकज़ के आसपास का जो निज़ामुद्दीन का एरिया है, उस तरह से दिल्ली में दिलशाद गार्डन में थोड़े से ज़्यादा निकले थे। तो उस तरह से जितने हमारे ऐसे एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ के अंदर हम ज़्यादा रैपिड टेस्ट को ज़्यादा इस्तेमाल करके वहाँ पे रैंडम टेस्ट कराएंगे। पुलिस को हमने अभी तक 27,702 लोगों के फ़ोन नंबर दिए हैं, ये पता करने के लिए कि वो जो सेल्फ क्वारंटाइन वाले हैं वो घर में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे। उनके फ़ोन से पता चल जाता है कि फ़ोन का मूवमेंट तो नहीं हो रहा, वो घर में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे, उसके ऊपर फिर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी पता कर रहे हैं कि मरकज़ के जो लोग निकले थे, लगभग 2000 फ़ोन नंबर आज हम पुलिस को देने वाले हैं कि मरकज़ के अंदर जितने लोग थे वो कहीं आसपास बाहर के एरिया में तो नहीं घूमे थे। अगर वो बाहर के एरिया में घूमे थे और वो कहाँ कहाँ गए थे वो पता चलेगा तो उन एरियाज़ को सील कर दिया जाएगा। तो ट्रेसिंग के बेसिस पे हम सेल्फ क्वारंटाइन करेंगे, सीलिंग करेंगे
और मॉनिटरिंग करेंगे कि लोग सेल्फ क्वारंटाइन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 30,000 एक्टिव पेशेंट्स, अगर दिल्ली में 30,000 पेशेंट्स हो जाते हैं, एक्टिव पेशेंट्स, ट्रीट किए हुए नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो कि अस्पताल में आए, इलाज हो गया, ठीक हो गए और घर चले गए, वो नहीं, 30,000 एक्टिव पेशेंट्स जब दिल्ली में अगर होंगे, उसकी हमने पूरी तैयारी की है। 30,000 एक्टिव पेशेंट्स में हमारे पास 8,000 हॉस्पिटल के बेड्स होंगे। वो कौन कौन से हॉस्पिटल्स में होंगे उसकी सारी चिन्हित कर लिया गया है कि इतने के बाद फिर इस हॉस्पिटल को टेक ओवर कर लेंगे, इतने के बाद इस हॉस्पिटल को टेक ओवर। 12,000 होटल के कमरे टेक ओवर किए जाएंगे। किस किस होटल को कब टेक ओवर किया जाएगा इसकी भी चिन्हित कर लिया गया है कि 8,000 पेशेंट होने के बाद इस होटल को टेक ओवर किया जाएगा, 7,000 पेशेंट होने के बाद इस होटल को टेक ओवर किया जाएगा। और सारी राज्य सरकारों को हमें आपस में एक दूसरे से सीखना भी है। मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं देखता हूँ कि तमिलनाडु में ये हो गया, महाराष्ट्र के अंदर ये हो गया, केरला में ये हो गया, पश्चिम बंगाल में ये हो गया, राजस्थान में ये हो गया, मध्य प्रदेश में उन्होंने ये अच्छा काम किया। हमें एक दूसरे से सीख के एक टीम की तरह काम करना है। डॉक्टर्स और नर्सेस हमारी इस टीम का, हमारे इस परिवार का अहम हिस्सा हैं। किसी भी हालत में हमें उन्हें बचाना है। वो हमारे सबसे बड़े सिपाही हैं। वो हमारी इस टीम का सबसे, उनके परिवार का हमें ख्याल रखना है। कहीं कहीं मैं देखता हूँ कि डॉक्टर्स के साथ उनके पड़ोसियों को, उनके कॉलोनी वालों को उन्होंने कहा कि आपको तो कोरोना हो गया होगा, आप कॉलोनी में मत घुसिए। ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट इस कड़ी का हिस्सा हमारे डॉक्टर्स हैं और हमारे देश के लोग। हम सब लोगों को इस वक्त, लॉकडाउन के वक्त, एक अनुशासित तौर पे अपने घर में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है। देश के लोग इस टीम का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। 5वां टी है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। मैंने इतनी सारी बातें तो बोल दी, लेकिन इन सब बातों को मॉनिटर करना, उसको ट्रैक करना कि चीज़ें सही चल रही हैं, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। दिल्ली के अंदर 24 घंटे मोमेंट टू मोमेंट ट्रैक करना कि जो पूरा हमने प्लान बनाया वो प्लान उसके हिसाब से चल रहा है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। वो 24 घंटे मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ, मैं मॉनिटर कर रहा हूँ और मैं इसके ऊपर नज़र रखूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम कोरोना से 3 कदम आगे रहेंगे तो हम कोरोना की इस लड़ाई को मिलके जीत पाएंगे, टीम की तरह जीत पाएंगे। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राजधानी दिल्ली से लगे उत्तर प्रदेश के नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर में 4 बड़े अस्पतालों को सरकार ने अधिग्रहित किया है। कोरोना के मरीजों के उपचार के लिए इन अस्पतालों को अधिग्रहित किया गया है, जहां पर इनका उपचार किया जाएगा। हमारे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, सरकार के अस्पतालों के अधिग्रहण की तैयारी, क्या और जानकारी दी गई सरकार की ओर से इस बारे में? देखिए प्रशांत, आपको बता दूं, जैसे गौतम बुद्ध नगर में लगातार जो कोरोना के मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक लगभग 58 ऐसे पेशेंट हैं जो कोरोना के मरीज गौतम बुद्ध नगर में मिले। इसी को देखते हुए सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि जो आपात स्थिति से निपटने के लिए 4 अस्पतालों को आज अधिग्रहण का आदेश दिया गया है। 4 अस्पतालों को आदेश कल जारी हो जाएगा, जिसमें लगभग 8 अस्पतालों को गौतम बुद्ध नगर में अधिग्रहण किया जाएगा। चूंकि जो बढ़ती हुई संख्या है, इसे देखते हुए अस्पतालों की संख्या कम थी, इसी को देखते हुए सरकार ने आदेश जारी किया है। चूंकि जो कोरोना पीड़ित है उनका सही ढंग से उपचार हो सके और सही तरीके से उनका ट्रीटमेंट किया जा सके, इसी के चलते जिला अधिकारी ने आदेश जारी करके 4 अस्पताल को हैंड ओवर कर लिया है। जी प्रशांत। और इस वक्त कोरोना से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के एम्स से। एम्स प्रशासन ने कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों के लिए नया निर्देश जारी किया है, जिसमें डॉक्टरों से अपने N95 मास्क को कम से कम 4 बार इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक मास्क को, N95 मास्क को 4 बार इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, ये निर्देश दिया गया है। दिल्ली में एम्स के डॉक्टरों के लिए ये नया निर्देश जारी किया गया है। एक
बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली में तबलीगी जमात के हेडक्वार्टर से निकाले गए लोगों में से 1950 लोगों के फोन नंबर दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस को दिए हैं और इनकी लोकेशन मांगी गई है कि 25 तारीख से पहले ये कहां-कहां मूव कर रहे थे। इससे पहले भी तकरीबन 27,000 लोगों के नंबर दिए गए हैं ताकि उनकी लोकेशन, उनकी मूवमेंट के बारे में जानकारी दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार को दे और उचित कार्रवाई इस पर की जाए। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विक्रांत, बड़ी तादाद में फोन नंबर दिल्ली पुलिस को दिए गए, इनकी मूवमेंट की जानकारी ली गई है। किस तरह की तैयारी है दरअसल दिल्ली सरकार की? देखिए प्रशांत, दिल्ली सरकार की तरफ से आज ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली में इस हफ्ते के बाद से यानी शुक्रवार शनिवार के बाद से एक बड़े पैमाने पर ड्राइव चलाई जाएगी, जिसमें बड़े पैमाने पर जितने भी लोग हैं उनकी टेस्टिंग करवाई जाएगी और इसके लिए किट शुक्रवार तक मुहैया हो जाएंगी। तो अब दिल्ली सरकार का ये प्लानिंग है कि दिल्ली में जितने भी तबलीगी मरकज के लोग थे जो जमाती वहां से निकाले गए थे, वो 25 तारीख से पहले करीब 14 दिन पहले तक किस किस के संपर्क में आए, कहाँ कहाँ वो गए थे, उन सभी उनकी लोकेशन उनके मोबाइल फोन से ट्रैक करवाने के लिए दिल्ली पुलिस को अनुरोध किया है, ताकि जिन इलाकों में वो लोग गए थे वहां पर बड़े पैमाने पर मास टेस्टिंग करवाई जा सके और लोगों को इसका फायदा मिल सके और ये पता चल सके कि कहीं पर कोई ऐसा व्यक्ति जो इनके कारण संक्रमित हुआ हो उसकी पहचान की जा सके। तो दिल्ली पुलिस से कहा गया है कि ये लोग 25 तारीख से पहले 14 दिन तक पहले कहीं पर भी गए हों, इनकी उस मूवमेंट, उन इलाकों के बारे में जानकारी दी जाए ताकि फिर लोगों की पहचान करके उनकी टेस्टिंग करवाई जा सके और उनके रिजल्ट का इंतजार उसके बाद होगा। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में खुद को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार ने सबसे अपील की है कि घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनकर या फिर किसी कपड़े से चेहरे को ढककर ही आप बाहर निकलें। आप दरअसल घर में बने मास्क का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की कि आपको प्रोफेशनल्स की तरह, मेडिकल डॉक्टर्स की तरह मास्क नहीं चाहिए, वो प्रोफेशनल N95 या 3 लेयर्ड मास्क। आप घर में ही मास्क बना सकते हैं बड़ी आसानी से, कुछ इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं। ये मास्क जो मैंने बनाया है एक साधारण कपड़े से, और इसको बनाना और इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है। तो ये साधारण कपड़ा है और इसकी दोनों तरफ आप ये देख पा रहे हैं कि ये इलास्टिक है। ये मैंने घर पे बनाया है और इसे मैं इस तरह से पहन रही हूँ। ये देखिए, तो ये आप देख रहे हैं, ये मास्क पूरी तरह से आपको कवर कर रहा है, आपके चेहरे को, यानी कि आपके नाक के भाग को यहाँ तक। तो कोई भी अगर खांसता है, छींकता है, किसी भी तरह का संक्रमण आपको नहीं छू सकता। तो ये घर पे बनाया हुआ मास्क है, साफ सुथरा, बड़ी आसानी से ये मास्क बन सकता है। अब ये मास्क कैसे बन सकता है, आइए आपको मैं ये बताती हूँ। तो आप क्योंकि घर पे हैं, क्वारंटाइन का नियमों का पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन का, तो फेस कवर और फेस मास्क बनाने के लिए ये जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो कीजिए। फेस मास्क बनाने के लिए सबसे पहले आपके घर में कोई भी साफ धुली हुई पुरानी टी शर्ट होगी, वो टी शर्ट लीजिए आप, एक पुरानी टी शर्ट। अब ये जो पुरानी टी शर्ट है, इसका मास्क बनाने के लिए इसके बीच के हिस्से को आप चौकोर काट लीजिए, स्क्वायर में काट लीजिए कुछ इस तरह से। कपड़े के टुकड़े को बीच से मोड़िए, दोहरा कर ले, उसको डबल कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, अगला स्टेप ये है कि दोनों किनारों पर एक जैसे कट लगाइए। ये कट आपको ज़रूरी होंगे क्योंकि यहाँ से आपको इलास्टिक बांधनी होगी। बाहों के बाहरी हिस्से भी काटिए और मास्क बांधने के लिए कोई इलास्टिक या डोरियां, उसका इस्तेमाल कीजिए। किनारों के कट में गांठ लगाएं और बीच से डोरियां निकालें और फिर आपका मास्क जो है वो बनकर तैयार है। इन डोरियों को आप या तो कान के पीछे या फिर सिर के पीछे बांधकर इस मास्क को आसानी से पहन सकते हैं। घर पे बना हुआ आपका मास्क अब पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोगों से बाहर निकलते वक्त चेहरा ढककर बाहर निकलने की अपील की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चेहरा ढकने के लिए डॉक्टरों वाले मास्क के बजाय घर में बने फेस कवर का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि जो डॉक्टरों के लिए निर्धारित हैं, जो नर्सिस के लिए और निर्धारित हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आवश्यक हैं, वैसे मास्क पहनना ही जरूरी है, ऐसा नहीं है। हर घर में किसी भी साधारण कपड़े से हम तैयार करें और फेस कवर रख सकते हैं।
और मैं तो मानता हूं ये लगभग हमें आदत बनानी ही पड़ेगी इससे बचने के लिए। हमारा फेस कवर हो, तौलिया हो, कुछ भी हो, लेकिन लगातार हो। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पंजाब सरकार ने तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को दिया है अल्टीमेटम। 24 घंटे का ये अल्टीमेटम है। खासतौर पर यह कहा गया पंजाब सरकार की ओर से कि जो भी तबलीगी जमात के हेडक्वार्टर में गए थे ये लोग 24 घंटे के भीतर सरेंडर करें, वरना क्रिमिनल कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी। दरअसल अभी भी 22 ऐसे लोगों की जानकारी पंजाब सरकार के पास है जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, लेकिन वो सामने निकल कर नहीं आ रहे हैं, इसलिए चेतावनी दी गई और 24 घंटे का अल्टीमेटम भी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में डॉक्टरों की एक टीम ने एक ऐसा वेंटिलेटर बनाया है जिससे एक बार में 5 लोगों का इलाज हो सकता है। इस आविष्कार के बाद सिंगरौली का NCL अस्पताल देश का पहला ऐसा अस्पताल बन गया है जहां एक ही वेंटिलेटर से 5 लोगों के इलाज की सुविधा हो गई है। इसमें खास पाइप से कनेक्ट करके 5 अलग अलग मरीजों तक भरपूर ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था है। वहीं दावा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का अगर इस वेंटिलेटर से इलाज होता है तो संक्रमण एक मरीज से दूसरे मरीज तक बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। सांस लेने के जो सिस्टम है और सांस छोड़ने के जो सिस्टम है वो वेंटिलेटर में रहता है और उसी को हम लोगों ने एक्सटेंशन दे दिया है और एक सिस्टम में हम लोगों ने 5 एग्जिट पोर्ट बना दिया है, जिससे सांस छोड़ने के सिस्टम में 5 एग्जिट पोर्ट रहेंगे और सांस लेने के सिस्टम में भी 5 एग्जिट पोर्ट रहेंगे और उससे हम हर एक 5 मरीज को अलग अलग कनेक्ट कर देंगे। और सांस छोड़ने में चूँकि मरीज बैक्टीरिया को, वायरस को छोड़ सकता है तो वहाँ पर हमको फिल्टर लगाना होगा जिससे कि हमारा एक मरीज से दूसरे मरीज में क्रॉस इन्फेक्शन नहीं हो। और एक और काम इसमें एक और क्या सुविधा है कि हम लोग अगर एक बार में एक मरीज की ज़रूरत होगी तो हम बाकी 4 पोर्ट को प्लग कर देंगे, उसको बंद कर देंगे और एक ही यूज़ करेंगे। और जैसे जैसे मरीज हमारे आते गए वैसे वैसे हम लोग केवल प्लग हटाएंगे और उसको लगा देंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर इलाके में सुरक्षा बल तक जरूरी सामान पहुंचाना अपने आप में एक चुनौती है। ऐसे हालात में भी सुरक्षा बल अपना खाना जरूरतमंद लोगों को दे रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से इस दूर दराज इलाके में गरीब आदिवासियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इनकी मदद के लिए ITBP के जवान सामने आए हैं। ITBP जवान अपनी ही प्लेट में नारायणपुर के आदिवासियों को खाना खिला रहे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह पालन किया जा रहा है। राजस्थान के जयपुर के एक इलाके से खाने की चीजों की कमी की खबर लगते ही न्यूज़ 18 की टीम ने मदद का हाथ बढ़ाया। न्यूज़ 18 की टीम ने शिकायत मिलने के बाद इलाके का जायजा लिया और एक सेवा संस्थान के साथ मिलकर इस क्षेत्र के लोगों को रोजमर्रा के जरूरी आइटम मुहैया कर